Hello students, welcome back to my channel. In this lecture, I will be discussing the most important topic of class 12th as well as NEET, that is laws of Mendel under the chapter Principles of Inheritance and Variation. Laws of Mendel आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर में मैं आपको मेंडल के लॉज बताऊंगा और कुछ ऐसे फिनोमिनल्स भी बताऊंगा जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। So to start the lecture, let's begin with the short history of Mendel. This history is also very important because it is also asked in board exams as well as in NEET. So subscribe the channel and start concentrating. The term genetics was coined by William Bateson in 1905, which is described as a science which deals with the study of heredity and variation. जेनेटिक्स टर्म दिया था विलियम बेटसन ने 1905 में। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम नीट में बहुत पूछा जाता है। और जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी क्या चीज़ है और वेरिएशन क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी वो फिनोमिना है जिसमें कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में ट्रांसफ़र हुए हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? Variation is defined as differences between individual which is mainly of two types, hereditary and environmental. वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जो डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएशन। तो ये वेरिएशन कैसे आते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से ही आए हैं, ये कहलाता है हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि हम अपने पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर लेने के बाद भी उनसे अलग दिखते हैं, ये कहलाता है वेरिएशन। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हेरिडिटी और वेरिएशन कैसे होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएशन दो तरह के होते हैं, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। हेरिडिटरी वेरिएशंस रिजल्ट इन डिफरेंसेस इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटरी वेरिएशन की वजह क्या है? जब गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। ये चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स होते हैं, क्रोमैटिड्स, उनका एक्सचेंज होना है। तो जब ये एक्सचेंज होते हैं तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और इसी नए कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है जो हेरिडिटरी वेरिएशंस के रूप में हमको सामने नई जनरेशन में दिखाई पड़ता है। तो ये तो कहलाता है हेरिडिटरी वेरिएशन, जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में दिखता है। एनवायरमेंटल वेरिएशंस आर मियरली ड्यू टू एनवायरनमेंट, दे आर टेम्परेरी एंड नॉन हेरिटेबल। एनवायरमेंटल वेरिएशन हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, हम इन चेंजेस को पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। हमको ये चेंजेस हेरिडिटरी नहीं मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ये चेंजेस टेम्परेरी होते हैं और नॉन हेरिटेबल होते हैं। नॉन हेरिटेबल का मतलब कि ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ चाइल्ड इज हैविंग अ नॉर्मल बॉडी बिल्डअप। अब बड़े होने के बाद उसने जिम ज्वाइन कर लिया और अपनी बॉडी डेवलप कर ली, तो ये वेल बिल्ड मसल्स उसको अपने पेरेंट्स से तो मिली नहीं है, ये तो उसने एनवायरनमेंट से डेवलप की हैं। सो दिस चेंज इन हिज बॉडी इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल वेरिएशन एंड दिस चेंज विल नॉट बी पास टू हिज ऑफस्प्रिंग्स, कि उसके बच्चे भी बाई बर्थ बॉडी बिल्डर होंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल वेरिएशंस नॉन हेरिटेबल होते हैं। Gregor John Mendel was the first who laid down the foundation of genetics and is called as father of genetics. ये जो जेनेटिक्स के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अब हो रहे हैं, हेरिडिटरी और वेरिएशंस के ऊपर हम जो भी आज पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। By his famous Garden P. Pisum sativum experiment, he gave the laws of inheritance, explaining how the characters are inherited from generation to generation. तो मेंडल ने गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से ये समझाया था कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से इनहेरिट होते हैं, किस तरह से पास ऑन होते हैं। मेंडल वॉज बॉर्न इन सिलेसिया विलेज ऑफ हाइजेंडॉर्फ, ऑस्ट्रिया, नाउ इन चेक रिपब्लिक। ये लाइन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर दो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहले इस लाइन का मतलब आप समझिए कि मेंडल की बर्थ जो है वो हाइजेंडॉर्फ के सिलेसिया विलेज में हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया में था, बट अब वो जगह चेक रिपब्लिक में है। तो इसमें दो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सुनिए। पहला क्वेश्चन, मेंडल की बर्थ कहाँ हुई थी?
तो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और अगर ये पूछा है कि मेंडल की बर्थ जहाँ हुई थी वो जगह अब कहाँ है, तो अब वो जगह यानी कि वो जो हाइजेनडॉर्फ शहर है वो अब चेक रिपब्लिक में है। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम गिविंग यू अ वेरी इजी एग्जांपल। सपोज मैं आपसे पूछूं कि देहरादून सिटी 2000 के पहले कहाँ था, तो योर आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि देहरादून सिटी इस वक्त कहाँ है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। तो ठीक वैसे ही जिस वक्त मेंडल की बर्थ हुई थी उस वक्त हाइजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया में था, जो कि इस वक्त हाइजेनडॉर्फ सिटी चेक रिपब्लिक में है। In 1866, Mendel prepared his first research paper, Experiment on Plant Hybridization. He showed his work to Naegeli and Kerner, the famous hybridizers, but they did not give attention to Mendel's work. मेंडल ने अपना सबसे पहला रिसर्च पेपर 1866 में प्रिपेयर किया, जिसमें उन्हें पी प्लांट से रिलेटेड लॉस बनाए थे कुछ, और उसका नाम इन्होंने रखा था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम याद रखिएगा, नीट में पूछा जाता है कि मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका नाम क्या था। तो बहरहाल ये अपना रिसर्च पेपर लेकर उस समय के जो फेमस हाइब्रिडाइजर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनके पास, नाइगेलियन कर्नर के पास ये लेकर गए। लेकिन उन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को अटेंशन नहीं दिया। आगे क्या किया उन्होंने, मोर ओवर टू डिस्करेज हिम दे सजेस्टेड हिम टू एक्सपेरिमेंट ऑन हॉकवीड हाइआरसीएम। सिंस दीज प्लांट्स वर पार्थिनोजेनेटिक, द ऑफस्प्रिंग डिड नॉट शो एनी फेवरेबल रिजल्ट्स एज इन गार्डन पी। तो नाइगेलियन कर्नर ने मेंडल को डिस्करेज करने के लिए हाइआरसीएम नाम का एक प्लांट दे दिया था। ये साइंटिस्ट जानते थे कि ये प्लांट हाइआरसीएम पार्थिनोजेनेटिक है और गार्डन पी जैसा रिजल्ट इस प्लांट से नहीं मिलना है, तो जानबूझ के इन लोगों ने मेंडल को डिस्करेज करने के लिए ये प्लांट दे दिया था। मेंडल वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही सीव्ड हिज रिसर्च वर्क, began to suffer heart and kidney problem and died unknowingly on 6 जनवरी 1884। तो मेंडल को तो ये पता नहीं था कि हाइआरसीएम जो है जानबूझ के उन्हें फंसाने के लिए या ये कह लीजिए परेशान करने के लिए ऐसा प्लांट दिया गया है। तो वो रिसर्च करते रहे और परेशान होकर उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क एक समय पर छोड़ दी और इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई और अल्टीमेटली ये 1884 6 जनवरी 1884 में एक अननोन डेथ इनकी हो गई। इन 1900 ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेमार्क रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये कैसे हुआ, मेंडल की डेथ हुई थी 1884 में, 1900 में नाइगेलियन कर्नर की जगह ये तीन साइंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेमार्क। तो जब इन तीन नए साइंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ तो इन्होंने फाइल्स वगैरह देख रहे थे, तो एक दिन इनको मेंडल की जो रिसर्च पेपर था वो दिखाई पड़ा, जो कि मेंडल उस समय सबमिट करे गए थे नाइगेलियन कर्नर को। तो इन लोगों ने उस फाइल को देखा और चूँकि वो नई चीज़ थी एंड तब तक जेनेटिक्स का जो है डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने मेंडल की फाइल को देखकर और जो भी उसमें लिखा हुआ था वही सेम एक्सपेरिमेंट पी प्लांट मंगाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए और ये देखा कि जो भी मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है पी प्लांट के साथ। तो इन लोगों ने मेंडल के वर्क को मेंडल के ही नाम से पब्लिश कराया, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेमार्क ने। इसीलिए इन तीनों को रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल भी कहा जाता है। William Bateson in 1902 showed that Mendel's laws also applied on animals and published the book Principles of Heredity। विलियम बेटसन ने 1902 में ये शो किया कि जिस तरह से मेंडल के लॉज प्लांट के ऊपर अप्लाई होते हैं, सेम वैसे ही एनिमल्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल हैं। और ये चीज़ उन्होंने एक बुक में पब्लिश की, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। और फिर इसी के 3 साल बाद विलियम बेटसन ने ही इस पूरी ब्रांच को, जिसको कि मेंडल ने कहा था हाइब्रिडाइजेशन, इसको एक पूरी ब्रांच बनाई और कहा कि ये ब्रांच जो है वो जेनेटिक्स कहलाएगी। तो 1905 में विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म कॉइन किया और इसी के बाद मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड्स एज वेल एज नीट इज व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी पाइसम सटाइवम को ही क्यों चूज़ किया, उस प्लांट में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या एडवांटेजेस थी उस प्लांट में। तो वो एडवांटेजेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये नीट में और बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन, एनुअल प्लांट, शॉर्ट लाइफ साइकिल। इस प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, तो रिजल्ट आने में यानी अगली जनरेशन आने में टाइम बहुत कम लगता है, तो रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। सेकेंड इज वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट कैरेक्टर्स। क्लास 10 मैंने पढ़ा था कि पी प्लांट में एक टॉल होता है तो दूसरा डॉफ होता है,
फ्लावर के कलर में आपने पढ़ा था कि फ्लावर एक पर्पल होता है तो दूसरा वाइट होता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने से क्या फ़ायदा होता है इसको आप समझिए। सपोज़ करिए एक इंडिविजुअल है, उसके पेरेंट की हाइट जो है, दोनों पेरेंट्स की हाइट लगभग सेम है। तो अगर पेरेंट की हाइट लगभग सेम है तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे की हाइट किस पेरेंट पे गई है। लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट कॉन्ट्रास्टिंग है, एक पेरेंट की हाइट बहुत ज़्यादा है और दूसरे पेरेंट की हाइट बहुत कम है, तो ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे की हाइट किस पर गई है। बच्चा छोटा होगा तो छोटे वाले पेरेंट के ऊपर जाएगा, अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे की हाइट जो है इस वाले पेरेंट पे गई जिसकी हाइट ज़्यादा है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से ये फ़ायदा मिल जाता है कि पता चलता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पिछली जनरेशन में किस पेरेंट का कैरेक्टर लेकर आई है। नेक्स्ट इज कैन बी ग्रोन ईजिली। पी प्लांट को ग्रो कराने के लिए किसी भी स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये आसानी से किसी भी नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कराया जा सकता है। नेक्स्ट, हैव परफेक्ट फ्लावर्स विद मेल एंड फीमेल पार्ट्स। पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर कट दिखाई पड़ता है, तो क्रॉस कराने में बहुत आसानी होती है। एंड द लास्ट, प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट। प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब होता है कि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए हमें अलग से मेल और फीमेल प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। तो हमें एक ही प्लांट अगर मिल जाएगा तो हम उसमें क्रॉस करा सकते हैं। सपोज़ ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता जिसमें सिर्फ मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है, तो हमको ढूंढना पड़ता। अगर सपोज़ करिए हमारे पास मेल प्लांट आ गया है तो हम फिर फीमेल प्लांट जाके ढूंढते, फीमेल प्लांट मिले तब उसको क्रॉस कराएं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है और इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, तो एक ही प्लांट से हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। Mendel had chosen 7 pairs of different contrasting characters, each pair having 2 alternative appearances. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट में 7 पेयर्स सेलेक्ट किए थे और ये जो 7 पेयर्स थे ये सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। हर एक पेयर के 2 ऑल्टरनेटिव अपीयरेंसेस थे। जैसे कि एक कैरेक्टर है, आप सामने फ्लो चार्ट बना है उसको देखिए, इसमें लिखे हुए हैं 7 पेयर्स, सारे पेयर्स लिखे हुए हैं, वो 7 पेयर्स जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और हर एक पेयर का आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अपीयरेंस है। ऑल्टरनेटिव अपीयरेंस का मतलब सपोज करिए कि अगर हाइट है स्टेम की तो टॉल और शॉर्ट, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, बिल्कुल ऑल्टरनेट कैरेक्टर है। एक बड़ा है तो एक दूसरा छोटा है। अगर आप पहला देखिए, सबसे पहला वाला सीड का शेप तो राउंड है और रिंकल्ड है, ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। तो ये 7 पेयर्स ये सामने आपके लिखे हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वो 7 पेयर्स आपको याद रखने हैं कि मेंडल ने जिन 7 पेयर्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। These 7 characters were located on 4 different chromosomes, namely 1, 4, 5 and 7। आपको यहाँ फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा, ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड नहीं है। आप देखिए सबसे पहला सीट का शेप, ये क्रोमोसोम नंबर 7, नीचे लिखे हैं क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड है। सीट का कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे लोकेटेड है। इसी तरह से सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड था। तो ये सातों कैरेक्टर्स जो हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड नहीं थे, सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। ये टर्म ये पॉइंट याद रखिएगा कि कितने क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे, 4। और फिर ये याद रखिएगा कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। नाउ टू स्टार्ट विद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। व्हेन टू प्योर homozygous plants with contrasting characters are crossed, the character that is expressed in the F1 generation will be the dominant character। इसमें मेंडल ने कहा कि जब दो प्योर होमोजाइगस प्लांट, प्योर और होमोजाइगस का मतलब होता है कि जिसमें एलील्स एक जैसे हों। आप सामने चार्ट देखिए, इसमें मैंने एक प्लांट लिया है कैपिटल टी, दूसरा लिया है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यानी कि सेम एलील्स वाला प्लांट है तो होमोजाइगस है। दूसरा प्लांट है स्मॉल टी, ये भी सेम एलील्स इसमें है तो ये भी प्योर होमोजाइगस है। तो और ये दोनों ही प्लांट क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले हैं, एक टॉल है तो दूसरा डॉफ है। तो मेंडल ने कहा था कि जब दो प्योर होमोजाइगस प्लांट जिसमें कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको जब हम क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है, टॉल, तो इसलिए टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया।
ठीक है। ये लेकिन ये जो प्लांट है इसमें आप देखिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दिख रहे हैं तो दोनों ही, इस प्लांट में दोनों ही जीन्स आए हैं, एक टॉल प्लांट से आया है, दूसरा डॉफ का जो जीन है वो डॉफ प्लांट से आया है। तो हैं तो इस प्लांट में दोनों ही कैरेक्टर, लेकिन दिखाई कौन सा पड़ रहा है, टॉलनेस वाला कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड द रिसेसिव कैरेक्टर। जो कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ेगा, सप्रेस हो जाएगा, है उस प्लांट में लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, डोमिनेंट ने उस कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया है, उसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और जो रिसेसिव वो है डॉफनेस वाला कैरेक्टर। सिंस द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डोमिनेंस इज कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल रादर देन अ लॉ। ये जो डोमिनेंस का फिनोमिना है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सिर्फ जेनेटिक्स तक या सिर्फ हेरिडिटरी तक, पी प्लांट तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके घर में आप और आपके पापा बैठे हुए हैं, तो ये दोनों ही लोग बैठे हुए हैं। अब सीधी सी बात है कि पापा जो हैं उस वक्त डोमिनेंट हैं, आप वहाँ चुपचाप बैठे हैं उनके सामने, तो आप रिसेसिव हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ से गायब हो गए हैं, आप हैं वहाँ पर, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए घर पे दो लोग हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो रिसेसिव वो चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को जो कि टॉपिक की ज़्यादा नॉलेज है, आपको कम नॉलेज है, तो आप लोगों की गिनती ज़्यादा होते हो, टीचर एक है, स्टूडेंट 20 25 50 कितने भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट ज़्यादा हैं, फिर भी चूँकि उनकी नॉलेज कम है इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं और टीचर को सुन रहे हैं। तो वहाँ पर टीचर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ, आप रिसेसिव हो गए। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंस का फिनोमेना है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसलिए जो डोमिनेंस है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको लॉ नहीं बोलते हैं। ठीक, so there are only two laws of Mendel. First is law of segregation and second is law of independent assortment. तो इसलिए डोमिनेंस जो है उसको आप जो 10 तक आपने पढ़ा था कि मेंडल के 3 लॉज होते हैं, एक डोमिनेंस होता है पहला वाला, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। यहाँ पर आप नीट लेवल तक जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको दो ही लॉस ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहला वाला है उसको प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। ठीक, तो इसलिए जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट लॉ हो गया मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल वॉज लकी इन चूजिंग द 7 कैरेक्टर्स एज दे शोड फुल डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। मेंडल जो 7 कैरेक्टर्स चुने थे वो लकी थे कि वो सातों कैरेक्टर्स जो थे या तो वो फुल डोमिनेंस थे या तो वो फुली रिसेसिव थे। ठीक है, लेकिन however there are cases found in which the progeny of the F1 generation are found to be different from either of the parents and thus violates Mendel phenomena of dominance। मेंडल के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया कि जो F1 जनरेशन है उसमें ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है सही से, ना रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है। यानी कुछ प्लांट और कुछ केसेस ऐसे भी थे जहां पर मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है वो वायलेट हो रहा था, मेंडल का डोमिनेंस का फिनोमेना फॉलो अप नहीं हो रहा था। तो अब उस केसेस को देखते हैं, यानी कि डेविएशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि डोमिनेंस का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है और किस तरह से वायलेट होता है। द फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम सही लग रहा है कि डोमिनेंट एलील जो है वो इनकम्प्लीट है। तो जब डोमिनेंट एलील इनकम्प्लीट है तो वो रिसेसिव एलील को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा। जब रिसेसिव एलील को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा तो रिसेसिव एलील भी कुछ हद तक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एग्जाम्पल इसके 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस या स्नैपड्रैगन एंटीराइनम। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप देखिए। सपोज यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिखा हुआ मिराबिलिस का एग्जाम्पल है, इसमें रेड और वाइट फ्लावर्स लिए गए हैं। ठीक है, जो पेरेंट हैं, 2 पेरेंट हैं होमोजाइगस, एक रेड फ्लावर है, दूसरा विद द वाइट फ्लावर्स। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से देखा जाए तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर हमको मिलना चाहिए था वो रेड मिलना चाहिए था, कैपिटल R स्मॉल r विद रेड। ठीक है, तो कैपिटल R स्मॉल r रेड होना चाहिए था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंस जो है वो एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला सप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r जो F1 जनरेशन में लिखा हुआ है, कैपिटल R जो है वो कम्प्लीटली स्मॉल r को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए स्मॉल r यानी कि वाइट वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस हो जा रहा है।
तो जब रेड के ऊपर वाइट थोड़ा सा एक्सप्रेस हो जाएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा, पिंक कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर F1 जनरेशन रेड ना होकर पिंक हो गई है, क्योंकि डोमिनेंट यानी कि रेड अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब ये जो F1 प्रोजेनी है यानी कि प्लांट विद पिंक फ्लावर्स, अगर इनको सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए तो आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अगर F1 को हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं पिंक विद पिंक, तो आप देखिए आपके सामने बना हुआ है, पिंक और पिंक को सेल्फ क्रॉस कराया गया है, तो एक रेड आपको दिख रहा है क्योंकि उसमें दोनों कैपिटल आर हैं, दो पिंक दिख रहे हैं जिसमें कि कैपिटल आर स्मॉल आर है। हालांकि मेंडल के हिसाब से इनको भी रेड होना चाहिए था, अगर मेंडल का ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हैं, लेकिन मेंडल के चूंकि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पिंक हो गए। और एक देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा है स्मॉल आर ये वाइट है। तो यहाँ पर जो F2 रेशियो है, ध्यान रखिएगा इसका, F2 रेशियो जो इसका है वो 1:2:1 आता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप ध्यान रखिएगा कि F2 रेशियो जो है वो 1:2:1 होता है। इस को डोमिनेंस, को का मतलब होता है साथ साथ, जैसे एक टर्म है को एडुकेशन जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ साथ साथ पढ़ते हैं, तो को डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर कोई एलील ना डोमिनेंट होता है ना कोई रिसेसिव होता है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। और ये फिनोमेना मोस्टली एनिमल से पाया जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये प्लांट से पाया जाता है। आप ये एग्जाम्पल अब देखिए, इसमें दो काउज हैं विथ कोट कलर रेड और वाइट। ठीक, तो मेंडल के हिसाब से तो नेक्स्ट जनरेशन रेड होनी चाहिए थी, मेंडल का डोमिनेंस अगर फॉलो होता तो, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन है F1 जनरेशन वो रोन दिख रही है। रोन का मतलब होता है जिसमें दोनों कलर्स के पैच होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि न तो कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, तो दोनों ही कलर्स एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं F1 जनरेशन में। ये जो रोन इंडिविजुअल्स हैं अगर इनको रोन से ही क्रॉस करा दिया जाए तो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन कैसी होगी वो आप सामने देखिए। एक रेड होगा कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि रोन होंगे, और एक स्मॉल आर वाइट होगा, यानी कि F2 रेशियो यहाँ पर 1:2:1 होगा। तो ये एक रेड, दो रोन और एक वाइट, ये कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, दिख कैसा रहा है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। और अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो आप देखिए इसके जीन्स कैसे हैं, तो एक कैपिटल आर है, दो कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक स्मॉल आर है। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, दैट मीन्स 1:2:1। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसे मेंडल ने कहा था द हाइब्रिड्स ऑफ F1 जनरेशन हैव टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से मैंने आपको बताया था कि जब दो प्योर होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन है वो बनेगी तो हाइब्रिड, यानी उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो दोनों, लेकिन वो शो करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव वाला रहेगा लेकिन एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करेगा। These alleles remain together without getting mixed and segregate at the time of gametogenesis, so that each gamete receives only one allele of a character either dominant or recessive। इस लाइन का मतलब है कि जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग होगी तो F1 जनरेशन से जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे और गैमीट्स बना लेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ तो थे, लेकिन फिर भी डोमिनेंट वाले ने यानी कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सिर्फ सप्रेस किया था, उसकी एक्सप्रेशन की पावर को ख़त्म नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग होगी तो ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब देखिए F2 जनरेशन में ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और सेग्रीगेट होने के बाद देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या रिजल्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, एक प्योर टॉल आपको दिखाई पड़ेगा कैपिटल टी, दो आपको हाइब्रिड टॉल दिखाई पड़ेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो हाइब्रिड टॉल हैं, और एक आपको दिखाई पड़ रहा है स्मॉल टी। ठीक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन टॉल प्लांट हमको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ग्रीन वाला कैपिटल टी, दो येलो वाले जो हाइब्रिड टॉल हैं, एक तो प्योर टॉल है जो कैपिटल टी है उसको बोलते हैं प्योर टॉल होमोजाइगस टॉल, दो जो येलो वाले हैं
वो हैं हाइब्रिड टॉल, और एक जो आपको पर्पल में दिख रहा है वो है प्योर होमोजाइगस डॉर्फ। तो ओवरऑल 3 टॉल दिख रहे हैं, एक डॉर्फ दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ यहाँ पर, दिख कैसे रहे हैं, 3 टॉल 1 डॉर्फ, फिनोटिपिक रेशियो हुआ 3:1। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो देखिए आप, जीन्स कैसे हैं, एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक प्योर डॉर्फ है। तो जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1। क्लियर। अब इसको आप कंपेयर करिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 से और को डोमिनेंस के F2 से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में मैंने बताया था कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है F2 का। यहाँ पर F2 का रेशियो क्या है, फिनोटिपिक तो 3:1 है, लेकिन जीनोटिपिक 1:2:1 है। तो ये जितने भी रेशियोज़ हैं ये आप याद रखिएगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड से पूछे जाते हैं या नीट में ये MCQs में पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है 1:2:1, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 का वो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। अभी तक हम जो क्रॉसेस पढ़ रहे थे उनको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है ऐसा क्रॉस जिसमें कि एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि हाइट को कंसीडर किया या फ्लावर में हमने कलर को कंसीडर किया। तो ऐसा क्रॉस जिसमें कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जहाँ पर एक साथ 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, और इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस से बेस है मेंडल का नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैं पहले आपको पूरा फिनोमेना समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये जो लॉ है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें 2 कैरेक्टर एक साथ कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पेरेंटल जनरेशन P से मार्क है, जो पेरेंटल जनरेशन ली गई है उसमें 2 कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो है सीड का शेप और दूसरा है उसका कलर। तो येलो राउंड एक लिया गया है डोमिनेंट और दूसरा लिया गया है प्लांट विद ग्रीन एंड रिंकल सीड्स। ठीक है, तो एक डोमिनेंट ले लिया गया प्योर और दूसरा एक और प्योर है लेकिन वो रिसेसिव है। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप देखिए अगर, तो ये मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है कि 2 होमोजाइगस प्योर प्लांट लिए हैं विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक येलो राउंड दूसरा ग्रीन रिंकल्ड। अब इसको जब क्रॉस कराया तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो F1 रेशियो है, ये P प्लांट है ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो कर रहा है। तो ये F1 जनरेशन जो है उसमें कैसे कैरेक्टर दिखाई पड़ेंगे, येलो और ग्रीन अगर क्रॉस कराएंगे आप तो येलो शो होगा, और राउंड और रिंकल क्रॉस कराएंगे तो राउंड शो होगा। तो F1 जनरेशन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी। ये जो F1 जनरेशन है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसमें गैमीट्स बनेंगे 4 तरह के। ये जो गैमीट्स हैं ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। तो ये जो चारों गैमीट्स मैंने लिखे हैं इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है ताकि आपसे गलती ना होने पाए। जो पहला अल्फ़ाबेट होता है यानी कि कैपिटल Y, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 बार कैपिटल लिखिए 2 बार स्मॉल लिखिए। यहाँ देखिए मैंने जो 4 गैमीट्स बनाए हैं उसमें कैपिटल Y को 2 बार, Y जो है उसको 2 बार कैपिटल लिखा है और 2 बार स्मॉल लिखा है। ठीक, जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको 2 बार कैपिटल लिखना है 2 बार स्मॉल लिखना है। जो दूसरा अल्फ़ाबेट है R, उसको आप कैसे लिखेंगे, ऑल्टरनेट लिखना है, 1 बार कैपिटल 1 बार स्मॉल, फिर 1 बार कैपिटल फिर 1 बार स्मॉल। तो यहाँ पे R को आप देखिए जो गैमीट्स बने हैं उसमें R आप देखिए, R ऑल्टरनेट लिखा है कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको 2 बार कैपिटल 2 बार स्मॉल लिखना है, जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसको आपको ऑल्टरनेट लिखना है कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। अब ये जो F1 हाइब्रिड है जब इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी, सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, तो F2 जनरेशन में कैसे प्लांट्स ऑब्टेन होंगे वो आप यहाँ देखिए। गैमीट्स मैंने आपको बता दिए थे कैसे लिखने हैं, सेम वैसे ही मैंने गैमीट्स लिखे हुए हैं आप 2 अलग अलग प्लांट्स के। अब देखिए रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पर जो ग्रीन से मार्क हैं, जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पर ग्रीन से मार्क हैं वो सब हैं येलो राउंड। ठीक है, येलो राउंड क्योंकि उसमें कम से कम एक कैपिटल Y है और कम से कम एक कैपिटल R है। येलो के लिए एक कैपिटल Y होना चाहिए और एक कम से कम
कैपिटल आर होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर से मार्क हैं वो सब में एक कैपिटल वाई एटलीस्ट है और एक कैपिटल आर है। तो ये 9 ग्रीन ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जो कि येलो और राउंड हैं। ठीक, 3 आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं पिंक, जिसमें कि येलो और रिंकल्ड लिखा हुआ है। येलो रिंकल्ड का मतलब कि कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है। तो कैपिटल आर नहीं है तो स्मॉल आर है, दैट मीन्स वो रिंकल। तो 3 येलो रिंकल दिख रहे हैं। 3 आपको ब्लू ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड का मतलब ये हुआ कि कैपिटल वाई यहाँ एब्सेंट है, स्मॉल वाई है, तो ये ग्रीन हो गए। और राउंड का मतलब एटलीस्ट एक कैपिटल आर, मिनिमम एक कैपिटल आर तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तभी ये राउंड लिखा हुआ है। तो ग्रीन राउंड 3 हो गए। और सबसे नीचे आप देखिए येलो ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन रिंकल्ड टोटल रिसेसिव। ना तो इसमें वाई डोमिनेंट है और ना ही आर डोमिनेंट है। ठीक, तो 9 ब्लॉक्स जो हैं वो येलो राउंड, यानी कि 9 येलो राउंड हैं, 3 येलो रिंकल्ड हैं पिंक, 3 ग्रीन राउंड हैं ब्लू, जो ब्लू बॉक्स में आपको दिख रहे हैं, और एक ग्रीन रिंकल्ड है। तो ओवरऑल जो फिनोटाइपिक रेशियो है कि दिख कैसे रहे हैं, 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड। तो रेशियो कम्स एज 9:3:3:1। ये है F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। जो आपने इससे पहले पढ़ा था 3:1 F2 जनरेशन का रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वो था मोनो हाइब्रिड F2 रेशियो। ठीक है, ये है डाई हाइब्रिड F2 रेशियो मेंडल के हिसाब से, जो कि 9:3:3:1 आता है। अब आप समझिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ। पेरेंटल जनरेशन हमने कैसी ली थी, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। F1 जनरेशन में क्या मिला था, येलो राउंड। लेकिन यहाँ पर F2 जनरेशन में येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड के अलावा आप देखिए आपको येलो रिंकल्ड भी ऑब्टेन हुआ है और ग्रीन राउंड भी मिला है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से येलो कलर या कोई भी कैरेक्टर किसी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। येलो इंडिपेंडेंट है, राउंड इंडिपेंडेंट है, ग्रीन रिंकल सब इंडिपेंडेंट हैं, और कोई भी कैरेक्टर किसी भी दूसरे कैरेक्टर से मिलके कोई भी नया कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो येलो राउंड के साथ था इनिशियली, लेकिन बाद में F2 जनरेशन में ये रिंकल के साथ भी आपको दिख रहा है। ग्रीन जो कि रिंकल के साथ था, यहाँ पर आपको राउंड के साथ भी दिख रहा है और नए कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने कहा था कि द कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन कंबाइन विद एनी अदर कैरेक्टर टू फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन। समझ में आया कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो किसी भी कैरेक्टर से मिलके कैसा भी नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज बैक क्रॉस। आप सामने डायग्राम देखिए, इसे बैक क्रॉस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए F2 जनरेशन को हमने वापस इसके पेरेंट से क्रॉस कराया है, जो F1 के ऊपर वाले पेरेंट हैं उनसे हमने क्रॉस कराया है, तो इसको कहते हैं बैक क्रॉस। पेरेंट 2 तरह के थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो आप किसी भी पेरेंट से इनको क्रॉस करा दीजिए, इनको बैक क्रॉस कहा जाता है। अब ये बैक क्रॉस 2 तरह के होते हैं। अगर हमने प्रोजेनी को, यानी कि जो F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी आपको नीचे कलर्ड में दिख रही है, अगर इनमें से किसी प्रोजेनी का क्रॉस हमने प्योर डोमिनेंट से क्रॉस करा दिया इसको, तो उसको कहते हैं आउट क्रॉस। ठीक, और अगर रिसेसिव से क्रॉस करा दिया तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस ही इम्पॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस में हम प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से। ध्यान रखिएगा, प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक, अगर डोमिनेंट से कराएंगे तो इसको आउट क्रॉस बोलेंगे। तो बैक क्रॉस के 2 टाइप्स हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। Now this test cross is used to determine the homozygosity or heterozygosity of a given plant. टेस्ट क्रॉस करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो गिवन प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। आप देखिए आपके सामने 2 प्लांट लिखे हैं, एक लिखा है कैपिटल टी और एक लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखने में तो ये दोनों ही टॉल हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि असली वाला टॉल कौन सा है, यानी होमोजाइगस टॉल कौन सा है, और हाइब्रिड टॉल यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल कौन सा है। तो अब इसको पता करने के लिए हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस प्लांट्स को क्रॉस करा दिया रिसेसिव पेरेंट से। अच्छा देखिए, हमको पहले से पता नहीं है कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, हमको तो दोनों ही टॉल दिख रहे हैं। ठीक है,
तो हमको ये पता करना है अब कि एक्चुअल इसमें होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कौन सा है। तो अगर जो रिजल्ट आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, अगर रिजल्ट आ रहा है 50% टॉल और 50% डॉर्फ, यानी कि जब हमने जो गिवन प्लांट है उसको रिसेसिव से क्रॉस कराया और 50% टॉल प्लांट मिल रहे हैं और 50% डॉर्फ प्लांट मिल रहे हैं, यानी कि गिवन प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है। क्लियर, आपके लेफ्ट हैंड साइड में बना है। तो गिवन प्लांट अगर हेट्रोजाइगस होगा तो रिजल्ट हमेशा 50-50 आएगा। राइट हैंड साइड में आप देखिए, अगर गिवन प्लांट होमोजाइगस है तो रिजल्ट 100% टॉल आएगा। अगर होमोजाइगस प्लांट को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो सब टॉल होंगे। तो यहाँ पर हमने गिवन प्लांट को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा के ये पता कर लिया कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर 100% रिजल्ट आ रहा है यानी प्लांट भी 100% है, दैट मीन्स होमोजाइगस है। और अगर 50-50 रिजल्ट आ रहा है दैट मीन्स जो गिवन प्लांट है वो भी 50-50 यानी उसमें भी टॉल और डॉर्फ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि जो टेस्ट क्रॉस है वो डिटरमिन करवाता है, यानी उससे हम पता कर सकते हैं कि जो गिवन प्लांट है इट इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। So here I end the lecture. If you have any doubts, any questions, you can ask me in comments. In the next lecture, I'll discuss about chromosomal theory of inheritance, linkage and recombination. These are very important topics, so stay tuned. Thank you.